हेलो एवरीवन, दिस इज मंजीत यूपीएससी। आज हम डिस्कस करेंगे एटीट्यूड वर्सेस वैल्यूज़। एटीट्यूड वर्सेस वैल्यूज़ कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एटीट्यूड और वैल्यूज़ में डिफरेंस बताइए। तो मैन्यूट लेवल में हम डिस्कस करेंगे। तो एटीट्यूड क्या आता है, आप किस चीज़ को लाइक करते हो, किस चीज़ को डिसलाइक करते हो, ये आएगा आपका एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, कोई हुक्का पी रहा है या कोई सिगरेट पी रहा है, आपका मन करता है पीने का, आप तो या तो पिएंगे या फिर इसको करेंगे, भैया इस आपकी सिगरेट को पब्लिक प्लेस पे मत पिएगा, इट्स अ फाइन, इट्स अ फाइनेबल। तो क्या है, ये आप लाइक करेंगे डिसलाइक करेंगे, ये आपकी क्या एटीट्यूड है रिगार्डिंग सिगरेट। बट वैल्यूज़ क्या है, ये इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको सोसाइटी में नहीं पीना, इंडिविजुअल लेवल पे आप पी सकते हो सिगरेट को। तो ये वैल्यूज़ दिखाती है कि आप टॉलरेट नहीं करोगे कि आप पब्लिक प्लेस पे आप सिगरेट पिएंगे। तो वैल्यू क्या है कि आपकी लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रूथ, ऑनेस्टी, ये एग्जाम्पल है। ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या थी कि वैल्यूज़ का पार्ट है। बट अगर आप लाइक करते हो ऑनेस्ट पीपल को, तो ये क्या है, आपका एटीट्यूड है। कई क्या करते हैं कि ऑनेस्ट पीपल को नहीं लाइक करते क्योंकि वो करप्ट ऑफिसर होते हैं, वो करप्ट ऑफिसर को ही लाइक करते हैं। तो ये क्या है, आपका एटीट्यूड है रिगार्डिंग करप्शंस। देन एक क्वेश्चंस भी आया है PYQ के अंदर, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, मतलब जो भी कंटेंट है ना किस चीज़ का, कॉन्स्टिट्यूशंस का, हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, एथिकल आइडियाज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल, जस्टिस है, जस्टिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ये हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। लाइबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये क्या है, ये एलिमेंट है किस चीज़ के, कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। जो हमारा मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस है उसके अंदर यह क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद, इसको समझें आप, या तो क्या करोगे, हमें चीज़ों को फील करना है। एक बार फिर मैं रिवाइज करता हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब जो कंटेंट है कॉन्स्टिट्यूशंस का, उनका एथिकल आइडियाज़ में उनको यूज करना। फॉर एग्जांपल, जस्टिस, लाइबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि भाईचारा होना। वी फील वी आर इक्वल इन इंडिया। हम किसी जैसे हरियाणा वाले यूपी में जाएंगे तो फ्रेटर्निटी के साथ डील करेंगे कि ये इंडिया का ही है। अम्बेडकर के हिसाब से क्या मीनिंग है, अम्बेडकर जी बोलते थे ये एक लीगल फ्रेमवर्क है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल का मतलब कानूनी, जिसको हम रीजन बेस है, जिसे हम लॉ बनाते हैं। तो ये बेस्ट हो सकता है, ठीक है, इसकी क्यों हमें नेसेसिटी है, बट सुफिशिएंट नहीं हो सकता। सुफिशिएंट क्यों, क्योंकि हमारी भी कुछ एक लिमिट होती है किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की, और कुछ भी परसेंट 100% नहीं है इन द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी रहती है। फॉर एग्जांपल, गोल्ड है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो इम्प्योरिटी में मिलते हैं, हम उसको तराश के फिर फाइन करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को निकालते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो सफिशिएंट नहीं है बट नेसेसरी है। इससे ट्रांसफॉर्मेशन आता है सोसाइटी में, धीरे धीरे ड्रास्टिकली चेंज नहीं कर सकते, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं चीज़ें। ये नेचुरल सेंटीमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कल्टीवेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ राइट टू वोट वीमेन को दिया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट USA में, फ्रांस में आफ्टर स्ट्रगल मिला था वीमेनों ने, जैसे हमारा फ्रीडम लिया था ना 1947 में, ऐसे ही वहाँ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी राइट टू वोट के लिए वीमेन ने। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का नेचुरल सेंटीमेंट नहीं है, ये कल्टीवेट किया जाता है, कि मतलब हमें सिखाया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में है ये, तो ये अच्छी वैल्यू है, मॉडर्न मोरालिटी है, इसको प्रोसेस करना, तो उसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। देन आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अब डिस्कस करते हैं डिटेल में विद एग्जाम्पल। सबसे पहले कौन सी वैल्यूज़ थी, लाइबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा, लाइबर्टी का मतलब आप स्वतंत्र रहना चाहते हो, आपके ऊपर रोक टोक ज़्यादा ना हो, इक्वालिटी का मतलब सभी इक्वल हैं। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि हमें सभी धर्म की रिस्पेक्ट करनी है और किसी को मतलब एक तरफ बायस नहीं होना है। रिस्पेक्ट फॉर प्लुरैलिटी, प्लुरैलिटी का मतलब जितने भी रिलीजन हैं सबको इक्वली सम्मान देना है, और गवर्नमेंट को स्पेशली किसी एक पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट नहीं करना है। इक्वल देता जस्टिस, प्रियम्बल में है चीज़ें, प्रियम्बल को पढ़ लो तो आपकी 10% वो ख़त्म हो जाती है पॉलिटी। तो प्रियम्बल को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन हर बार आता है प्रियम्बल में से पॉलिटी में। तो जस्टिस क्या होता है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। फॉर एग्जांपल, आपके पास सोसाइटी में SC ST या OBC लेवल पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो आप जस्टिस मांगोगे गवर्नमेंट से, तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है। इकोनॉमिक जस्टिस मांगो कि आपका काम नहीं चला, आप मुआवजा मांगते हो, DC के पास चले जाते हैं, या फिर फ्लड आ गई तो आपको इकोनॉमिक जस्टिस मिला। देन पॉलिटिकल जस्टिस, सबका प्रेजेंटेशन, जैसे शेड्यूल कास्ट का अलग से एक क्राइटेरिया है, कितने % लोग इलेक्ट होंगे, रिजर्वेशन आ जाता है। हरियाणा में अब BC कैटेगरी है, उनको भी रिजर्वेशन मिला है। BC का को तो फिर भी मोस्टली ये लगा लो कि रिप्रेजेंटेशन अच्छा है,
जब पीपल इलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा BCA बी की, BCA की मतलब ये है कि जो कि कम पॉपुलेशन वाली कास्टें हैं उसमें ऐड है, तो इसको 4% का रिजर्वेशन दिया गया पंचायत के अंदर। वो क्या है, एक पॉलिटिकल जस्टिस है। देन आता है कि ओपन कल्चर। ओपन कल्चर होना चाहिए जिसमें हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकें। ये नहीं है कि हमारे ऊपर, जैसे चाइना में डिक्टेटरशिप है, वहाँ पर लोग अगर फ्रीडम ऑफ मांगते हैं स्पीच के एक्सप्रेशन के लिए तो से उड़ा दिया जाता है अगर वो करते हैं स्ट्राइक, वहाँ स्ट्राइक अलाउड नहीं है। तो एक ओपन कल्चर होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मतलब ये नहीं है कि फेवर नहीं करना है, अनबायस होकर क्रिटिसिज्म नहीं करना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म विद द हेल्प ऑफ डेटा। टॉलरेंस है, मतलब किसी को सहन करना, पीस मेंटेन रखने के लिए सोसाइटी में, स्टेबिलिटी के लिए तो टॉलरेंस की जरूरत पड़ती है। रिस्ट्रेन करना, परहेज करना किसी चीज़ से। म्यूचुअली एकोमोडेशन करना, मतलब कहीं पर आप जा रहे हो, आप लाइक नहीं करते हो, फिर भी आप उसके साथ रहना पड़े। जैसे आप रेलवे में गए, ये नहीं है कि मेरे को एक स्पेशल डब्बा दे, ये नहीं होता, कि आप एडजस्ट करना पड़ता है आपको इन पब्लिक लाइफ में। इसलिए हमें नेक्स्ट है जो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए किसकी, जो हमें रूल्स बनते हैं, रेगुलेशन बनते हैं। जैसे रेड लाइट है तो आपको रूल को फॉलो करना, अदरवाइज आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये क्या है, रिस्पेक्ट है रूल्स के रिगार्डिंग। देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी किसके ऊपर बेसिस होती है, एनी स्टेटरी एक्ट कैन बी मेड। स्टेटरी का मतलब क्या होता है, सोचो। स्टेटरी का मतलब होता है कानूनी, मतलब लोकसभा में बिल पास है, राज्यसभा में बिल पास है और प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो क्या हुआ, स्टेटरी, कानूनी। और ऑर्डिनेंस क्या होता है, जो प्रेसिडेंट पास करता है लेकिन 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। ये वैलिड रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट कहती है कि फेयर कानून है, और जब तक कोई अमेंडमेंट नहीं करती पार्लियामेंट। लेकिन ऑर्डिनेंस में क्या होता है, ऑर्डिनेंस 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। अगर पार्लियामेंट जब होगी या स्टेट लेजिस्लेटिव जब आएगी तब उसको अप्रूव करेगी तब वो कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज वो कोलैप्स हो जाएगा। तो एक डिफरेंस था, ये पॉलिटी का एक थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था, वो मैंने आपको यहाँ बताया। उसके बाद पॉलिटी में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या, एक स्टैट्यूटरी एक्ट है। नाउ आई विल डिस्कस ए शेर, आपके साथ शेर शायरी मैं बीच बीच में करता रहता हूँ। गर्ल्स बोलती है आपको पहले कहीं देखा है, तो लड़का बोलता है याद आए तो इत्तिला ज़रूर कीजिएगा, हम भी ढूंढ रहे हैं कब से अपने आप को। क्या बात है। देन नेक्स्ट है वॉइस ऑफ कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब क्या होता है कि पुण्य अपुण्य विवेक, की हमारी सोल, हमारी आत्मा क्या कहती है, हमें काम करना है यही नहीं करना है। तो इसकी एक डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ये किस चीज़ का पार्ट है, सब कॉन्शियस स्टेट का, पार्ट ऑफ सब कॉन्शियस। ये बोलते हैं कि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, उसी से हमें सपने भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एक अंधा आदमी है उसको सपने आते ही नहीं हैं, तो सपने कैसे आते हैं, सब कॉन्शियस माइंड से। और कंसाइंस क्या होती है, हमारी अंतर आत्मा, वो हमें इंस्ट्रक्ट करती है हम किस पार्टिकुलर वे में एक्ट करेंगे। हमारा एक्शंस किसके ऊपर बेस होता है, हमारी कंसाइंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी का मर्डर करेंगे या थीफ करेंगे तो हमारी कंसाइंस रोकेगी हमें कि हमें ये नहीं करना है, अदरवाइज वी विल बी इन जेल, वी आर डूइंग रॉन्ग एक्ट। तो ये क्या है, हमारी वॉइस ऑफ कंसाइंस। जो हम डिसीजन लेते हैं वो सोच के लेते हैं, इससे हमारा क्या बनता है, वैल्यू सिस्टम बनता है। जैसी हमारी कंसाइंस होगी वैसा हमारा क्या होगा, वैल्यू सिस्टम होगा। इसलिए किसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, एंड्स के ऊपर, इसका एंड क्या होगा, रादर देन हम मीन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। इसके लिए एंड्स और मीन का आप एग्जांपल देता हूँ, चाइना वर्सेस इंडिया। तो चाइना में फ्रीडम स्ट्रगल कैसे आया था कि हमें एंड पे फोकस करना है, मतलब फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम अचीव करना है। वहाँ क्या है, डिक्टेटरशिप, तानाशाह है वहाँ, जिनपिंग जी हैं। इंडिया में क्या आया, नॉन वायलेंस, गांधी जी थे। इंडिया क्या है, वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये है मीन्स का इंडिया, एंड्स का कौन सा, चाइना है। तो इसमें वॉइस ऑफ कंसाइंस क्या है, ये हमारी एबिलिटी है जब हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है। इन द और किसकी हेल्प से लेते हैं डिसीजन, जो हमारी वैल्यूज सिस्टम है, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, तो इससे हम डिसीजन ले पाते हैं। तो एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, वॉइस ऑफ कंसाइंस में क्या होता है, हमारी एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग विद द हेल्प ऑफ हमारी वैल्यूज़ क्या है, हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो वो क्या होगी, हमारी वॉइस ऑफ कंसाइंस। इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारी इनर सॉइल है। क्या बोलते हैं कि हमारे अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है, ये क्या है, हमारी कहाँ से आती है, एक स्मॉल वॉइस होती है, हमारे अंदर से आती है। और इसको कह सकते हैं वॉइस ऑफ गॉड। क्यों, हमें भगवान गलत काम करने से रोक रहा है, हमें रॉन्ग एक्शन नहीं करना है। तो वॉइस ऑफ कंसाइंस कहाँ से आएगी, हमारी सोल से, इनसाइड से। इसको बोला था वॉइस ऑफ गॉड।
अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हम एथिकली लेते हैं और प्रिंसिपल बेस होता है। अगर हम अनएथिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे साथ अनएथिकल ही होगा। एज यू सो सो शैल यू रीप। तो ऐसा भी बोला जाता है कि जितने भी क्रिमिनल केसेस आते हैं, लॉट्स ऑफ क्रिमिनल केसेस हैपन्स होते हैं, उसके पीछे वो क्या करते हैं कि जो उनका स्टेट ऑफ माइंड था वो और जो उनकी कंसाइंस थी उनको सुनते नहीं हैं, ख़त्म हो जाती है उनका स्टेट ऑफ माइंड और कंसाइंस, उससे क्या करते हैं वो क्राइम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो किन के डिसाइपल थे? डिसाइपल मीन्स स्टूडेंट रामकृष्ण परमहंस के। रामकृष्ण परमहंस एक दिन विवेकानंद को बोलते हैं कि जिस घर में कोई भी ना हो ना, उस घर में जाओ और राइस को, चावल को चुरा के लेके आओ। तो विवेकानंद जी बोलते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता कि कोई दे उस घर में कोई नहीं है, क्योंकि मेरी इनर कंसाइंस जो है इस काम को अलाउ नहीं करेगी, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। ये एक एग्जाम्पल था वॉइस ऑफ कंसाइंस, जब कोई नहीं देख रहा था, जब भगवान देख रहा था, और उसके साथ रिवर्स ये चीज़ होंगी। अभी एक रिसेंट हैपनिंग हुई थी, इंद्रानी मुखर्जी नाम की एक विमेन थी और उन्होंने एक उनके हस्बैंड थे, उन्होंने दोनों ने मिलकर अपनी डॉटर को मार दिया। ठीक है, एक रिसेंट हैपनिंग थी। तो ऐसा बोला जाता है कि ओनली स्नेक, सांप ही अपने बच्चे को मारता है इन दिस वर्ल्ड। उस टाइम क्या होती है कि जो उसकी इनर कंसाइंस होती है ना, जो स्नेक की, वो होती ही नहीं है, वो ब्लाइंड हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल से बताया मैंने वॉइस ऑफ कंसाइंस को। देन नेक्स्ट है करेज ऑफ कन्विक्शंस, कि आपके अंदर साहस होना किसी चीज़ को मनवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वट यू बिलीव, जो आप मानते हो और उसको करेज से एक्सेप्ट करते हो, कि जो आप विश्वास रखते हो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम एक पर्सनैलिटी से, गांधी जी थे, उनके अंदर था, सबसे पहले उन्होंने फाइट की अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशंस हैपन टू इंडियंस, कि इंडियंस के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने माना, क्योंकि वो ब्रिटिशर बोलते थे वी आर ऑन सिविलाइजेशन मीनिंग, सिविलाइजेशन मिशन, हम आपका उत्थान कर रहे हैं। तो गांधी जी ने उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। वो क्या था? उनका क्रेज ऑफ कन्विक्शंस था। विदाउट, उन्होंने कोई बंदूक नहीं उठाई और एक लट्ठी भी नहीं उठाई, और उन्होंने अंग्रेज़ों को इंडिया से बाहर फेंक दिया। तो ये क्या रीज़न था? करेज ऑफ कन्विक्शंस। जैसे ब्लैक्स हैं इन साउथ अफ्रीका के अंदर, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, वहाँ जाके उनके साथ लड़ाई लड़ी और वहाँ काफ़ी इफेक्टिव वे से उनका फ्रीडम चला उनकी डायरेक्शंस में। तो वही क्या था? करेज ऑफ कन्विक्शंस। जैसे राजा राम मोहन राय थे, वो सती के अगेंस्ट थे, उनके खिलाफ उन्होंने अपनी फाइट लड़ी अगेंस्ट वीमेन राइट की, वीमेंस के राइट के लिए उन्होंने फाइट लड़ी। क्यों? उन्होंने करेज था कि जो हो रहा वो गलत हो रहा है। इसको बोलते हैं करेज ऑफ कन्विक्शंस। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से थे, तो उन्होंने क्या किया था कि जो चाइल्ड मैरिज है उन्होंने सपोर्ट किया, विडो रीमैरिज कर सकती है, उनको सती नहीं किया जाए। तो क्या था? उनका करेज ऑफ कन्विक्शंस था। आप जैसे देखते कि अन्ना हजारे आए, उन्होंने आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। तो वो क्या था? उनका करेज ऑफ कन्विक्शंस, मतलब रूल्स, नॉर्म, रेगुलेशंस, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके सोसाइटी के लिए कुछ कर गुजरना, उसको बोलते हैं करेज ऑफ कन्विक्शन। देन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। जो हमारी अंतरात्मा है, कभी कभी क्राइसिस आ जाता है कि हम पीछे भी हट जाते हैं, और वो हटना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्योंकि जो रिजिड चीज़ें होती है ना, जैसे एक आयरन है, अगर हम उस पर चोट मारते हैं वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाएगा, क्यों? क्या? रिजिड है तो टूट जाता है। अगर फ्लेक्स, जैसे रबड़ है, फ्लेक्सिबल है, वो टूटता नहीं है। तो हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए लाइफ में। ये क्या था? एक लाइफ का एग्जाम्पल था। तो क्राइसिस ऑफ कंसाइंस में क्या आती है कि कभी कभी क्या होता है कि वेरी डिफिकल्ट हो जाता है कि हमें क्या करना है, क्या राइट थिंग है उस टाइम पे, और हमें एथिकल डिलेमा में फंस जाते हैं, अब क्या करें। और हमें स्ट्रॉन्ग सेंस के साथ डिसीजन लेना था। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी ने क्या किया था कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के टाइम में विड्रॉ कर लिया था अपना मूवमेंट जो चलाया हुआ था। तो उसके पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि अगर वो नहीं लेते, जैसे चोरा चोरी इंसिडेंट था 1922 के अंदर, उसमें क्या था, अगर वो, क्योंकि उन्होंने, लोगों ने समझा नहीं था कि नॉन वायलेंस का मीनिंग क्या है, उन्होंने विड्रॉ कर दिया। उसके पीछे रीजन क्या था कि अगर वो नहीं लेते तो मोर वायलेंट नेचर का एक इंटेंस सिचुएशन खड़ी होती, मतलब काओज आता, गड़बड़ हो जाती सोसाइटी में। और ब्रिटिशर उस टाइम, हमारे पास वेपन नहीं थे तो हमें दबा सकते थे, हमारा जो रिवोल्यूशन था एकदम दबा सकते थे। तो गांधी जी ने क्या किया कि विड्रॉ किया, और उनको जो फेलो लीडर थे ना, उनको भी उनको सपोर्ट नहीं किया। जो फेलो लीडर थी, गांधी जी ने ये क्यों किया, ऐसा क्यों कर दिया, बट वो जानते थे कि ये राइट टाइम नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। उसको बोलते हैं क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। अब क्या किया जाए, और हम अंडर स्ट्रेस
काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंस के साथ एथिकल डिलेमा में फंस जाते हैं, अब क्या करें। तो हमें एक स्टेप बैक भी लेना हो सकता है, लेकिन उन्हें बिलीव था कि हम वन डे वी विल अचीव द आवर गोल ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिया, और उन्हें अचीव भी किया। तो ये था क्राइसिस ऑफ कंसाइंस का एग्जाम्पल। मैं अब आपको एक शेर सुनाता हूँ। वो बेवफा है हमारा इम्तिहान क्या लेगी, वो बेवफा है हमारा इम्तिहान क्या लेगी, जब लगेगी नज़र से नज़र, जब लगेगी नज़र से नज़र तो वो अपनी नज़र झुका लेगी। उसे मेरी कब्र पर दिया मत जलाने देना, उसे मेरी कब्र पर दिया मत जलाने देना, वो नादान है यारो अपना हाथ जला ले लेगी, वो नादान है यारो अपना हाथ जला लेगी। क्या बात है। अब आगे स्टार्ट करते हैं। एरिस्टोटल, गोल्डन मीन प्रिंसिपल। जो एरिस्टोटल थे वो कौन थे? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के। वो जो पॉलिटिकल साइंस इनका ऑप्शनल है उनको पता होगा। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन थे? एरिस्टोटल। उन्होंने गोल्डन मीन की थ्योरी दी। ये किससे रिलेटेड है? इंडिया में अगर हम किसी थिंकर से देखते हैं तो ये थी महात्मा बुद्धा की गोल्ड मिडल पाथ। ठीक है, तो एरिस्टोटल की गोल्डन मीन क्या बताती है? जो हमारा मोरल बिहेवियर है। तो मिडिल पाथ का मतलब है कि ये वन एक्सट्रीम है, ये अदर एक्सट्रीम है। मतलब इसको मान लेते हैं कैपिटलिज्म है, ये सोशलिज्म है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ कि कैपिटलिज्म में प्राइवेटाइजेशन होता है एक्सट्रीम, सोशलिज्म में सारी चीज़ें गवर्नमेंट की होती हैं। तो हमें मिडिल पाथ फॉलो करना ताकि इन दोनों में हेल्दी कंपटीशन बना रहे। तो मिक्स्ड मॉडल एक्सेप्ट किया हुआ है इंडिया ने इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये क्या था? एरिस्टोटल का एक एग्जाम्पल था जो गोल्डन मीन के ऊपर फोकस था, मतलब मिडिल पाथ ऑफ महात्मा बुद्धा। तो इसे हमारा मोरल बिहेवियर शो होता है। हम ऑलवेज मीन के ऊपर, मिडिल पाथ के ऊपर फोकस करना है। इसलिए हम क्या करते हैं कि ऑप्टिमम पोजीशंस को फाइंड करते हैं रादर देन टू एक्सट्रीम पोजीशंस को। और ये एक्टिंग कैसा लगता है? मोरली होता है, ये सही होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ कैपिटलिस्ट लोगों को फ़ायदा है, इसमें सिर्फ पुअर लोगों को फ़ायदा है। इसमें क्या, दोनों को बेनिफिट है, हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है दोनों के बीच में। तो मैंने एग्जाम्पल बताया था कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट मॉडल का, टू एक्सट्रीम चीज़ें हैं, तो बीच में मिडिल पाथ फोकस किया। जो हमारा इकोनॉमिक्स का मॉडल है इंडियन गवर्नमेंट का, वो मिक्स्ड मॉडल है। तो देन हम अब डिस्कस करेंगे एथिक्स और मोरल्स के अंदर क्या डिफरेंस है। क्योंकि जो एथिक्स है वो क्या है? सेट ऑफ स्टैंडर्ड है ह्यूमन कंडक्ट का। ह्यूमन कंडक्ट मतलब हम जैसा व्यवहार करते हैं लोगों के साथ एट सोसाइटी लेवल के अंदर, क्या सही है क्या गलत है, एट ब्रॉड लेवल के ऊपर। बट मोरालिटी में क्या है? ये प्रिंसिपल है राइट एंड रॉन्ग का एट इंडिविजुअल लेवल पर। तो मतलब ये थोड़ी नैरो टर्म है, और ये क्या, विड्थ टर्म है, काफ़ी ब्रॉड है एथिक्स। और मोरालिटी थोड़ी इंडिविजुअल लेवल की है। तो एथिक्स क्या है? गवर्न करती है ह्यूमन कंडक्ट को इन सोशल सेटिंग के अंदर। बट मोरालिटी में क्या होता है कि सेल्फ रेगुलेशन होता है पर्सनल लाइफ के अंदर। एथिक्स में पता चलता है कि जो कम्युनिटी है, सोसाइटी, वो अच्छी है या बुरी है कम्युनिटी लेवल पे। तो सोशल सेटिंग भी उसकी ऐसी होगी, तो हम डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं गुड और बैड सोसाइटी के में। बट मोरालिटी में क्या होता है कि पर्सनल लेवल पर डिसाइड करेंगे पर्सनस कैसा है, एथिकली रॉन्ग है, राइट है, इंडिविजुअल लेवल पर जो उसके नॉर्म्स हैं, उसके सिद्धांत हैं। देन जो एथिक्स है वो क्या, कंजंक्शन है। कंजंक्शन का काम क्या करेगा? मतलब कंजंक्शन बोलता है जैसे एंड हो गया, ये लिंक्ड क्या मतलब क्या कि और हो गया। एक एग्जाम्पल इंग्लिश का, इंग्लिश अगर आपने पढ़ी है तो ये एथिक्स बिजनेस में भी अप्लाई होगा, मेडिसिन की लाइन में अप्लाई होगा, और लॉ के अंदर भी अप्लाई होगा। बट जो मोरालिटी है वो लिंक करेगा जो हमारी थ्योरी है, थियोलॉजी है, और जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है। जैसे स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है कि इंडिविजुअल लेवल पे हम सोचते हैं कि भगवान है नहीं है, हम वो जैसे हम वो क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं
या फिर इंडिविजुअल लेवल पे कोई डिसाइड करते हैं कि गॉड है नहीं है। अगर बिलीफ फेथ का कि हमारे पेरेंट्स हैं वो जस्ट लाइक ए गॉड ही हैं, तो स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है। लेकिन जो रिलीजन है, जितने भी रिलीजन है वो हमें एथिकली होने के लिए गाइड करते हैं। सभी का मोटिव ये होता है कि हम ह्यूमैनिटी के साथ रहें। जो एथिक्स है वो क्या यूनिफॉर्म है, एक जैसा है कल्चर्स में, मतलब जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड है। बट जो मोरालिटी है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी और कल्चर टू कल्चर भी वेरी करेगी। जैसे चाइना बोलता है कि हमारी मोरालिटी अलग है, यूएसए की मोरालिटी अलग है, वेस्टर्न वैल्यूज़ अलग हैं, इंडियन वैल्यू अलग हैं, ट्रेडिशनल वैल्यू अलग हैं, चाइना वैल्यू अलग हैं।